अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एक्सप्रेसो में खुश आमदीद। मैं हूं अली अनीक सैयद और मैं हूं हिना आदिल। उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। आज के दिन का अच्छा सा आगाज आपने कर लिया होगा, अगर नहीं किया तो कर लीजिए जनाब। आज है जुम्मतुल मुबारक और आज के दिन एक रिमाइंडर मैं आपको देती हूँ, वो ये है कि कसरत से दरूद इब्राहिमी पढ़िएगा, जुम्मे की नमाज से खास एहतमाम कीजिएगा। और आज के दिन कबूलियत की घड़ी होती है दुआओं की, तो आपने ख़ास तौर पर जब दुआएं मांगनी है तो पूरी उम्मत मुसलमान के लिए दुआएं मांगिएगा। अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा पाकिस्तान के लिए, जो पाकिस्तान के फ़िलहाल मानसून के बायस हालात चल रहे हैं, आपने ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं मांगनी है। आगे बढ़ते हैं तो कुछ बात आगाज़ में ही क्रिकेट की कर लेते हैं, क्योंकि मुझे तो ऐसा महसूस हुआ कि इतनी खिफत बर्दाश्त करने के बाद बिल आखिर हमारी टीम फॉर्म में आपने हिना हमेशा मुझे रोका है जब भी क्रिकेट पर बात होती, जब हम मैच हारते हैं हिना फौरन रोक देती है और जैसे ही जीतते हैं तो सबसे पहले क्रिकेट की बात करनी है। तो चले जनाब कर लेते हैं। पाकिस्तान जो आखिरी T20 मैच है वो जीत गया है, व्हाइट वॉश की खिफत से बच गया है। ताहम सीरीज मेजबान बांग्लादेश के नाम ही रही है और पाकिस्तानी बल्लेबाजों की क्या बात कहें जनाब, आखिरी मैच में कुछ बेहतर कारकर्दगी दिखाई है उन्होंने जो पहले दो मैचेस थे उसके बरक्स। और बांग्लादेश को जो जीत है वो तो नहीं रोक सके, लेकिन आखिरी मैच से बिल्कुल वाली फील नहीं आई कल के मैच में। हाँ, थोड़ा सा अक्स था उसका, लेकिन फिर भी लगा कि सीरीज गंवाने के बाद वो जो रूठी फॉर्म थी ना पाकिस्तानी टीम की, वो मान गई है। हाँ, लेकिन आप बैटर्स के मुतालिक ये बात कह सकते हैं, क्योंकि हमारी बाकी दोनों जो शोबे हैं अभी भी वहां पर बहुत बेहतरी लाने की जरूरत है। इस पर तफसीलन हम बात करेंगे, लेकिन अभी जो है हमें मॉनसून के हवाले से ही बात करनी है। हम क्रिकेट का जिक्र कर रहे हैं तो क्यों ना हम एक और चीज का भी जिक्र, वो जो वायरल वीडियो है, दिल तो बच्चा है जी, कच्चा है। अब आपको दिखाते हैं, फिर आप खुद ही समझ जाएंगे हम किस वीडियो की बात कर रहे हैं और हम क्या बात कर रहे हैं इस वक्त। और क्या कह सकते हैं जनाब, वाकई दिल तो बच्चा है। ये कौन कौन है आप खुद पहचान सकते हैं। बाबर आजम है, उनके साथ शाहीन शाह अफरीदी और एक कैंप लगा हुआ है जी इनका क्रिकेट का। और जब बारिश जो हुई है, नसीम शाह और बाबर आजम, नसीम शाह और बाबर आजम है। और देखें जनाब, ये कैंप की ट्रेनिंग के दौरान की तस्वीर है या जब ये ट्रेनिंग से फारिग हो गए हैं उसके बाद की वीडियो है, इसके बारे में तो अभी कंफर्म नहीं है। लेकिन हाँ, ये देखकर हमें भी बहुत मजा आ रहा है, क्योंकि मॉनसून चल रही है, गर्मी है, हब्स है, उसके दौरान ये जो स्लाइड्स ले रहे हैं आइस पे, इसमें और भी मजा दुबाला हो रहा है। तो वाकई दिल तो बच्चा है। पहले हसन अली इस तरह की कुछ ना कुछ हरकतें करते हुए हमें दिखाई देते थे, लेकिन अब बाबर और नसीम शाह कर रहे हैं। चले जी, अच्छी चीज है। क्रिकेट के हवाले से भी आगे चलकर बात करते हैं। फिलहाल जरा मौसम की बात कर लेते हैं और जो रवा साल मानसून बारिशें हैं उसकी वजह से होने वाली जो तबाही है उसको कुछ जिक्र कर लेते हैं। PDMA ने मानसून बारिशों और मुमकिन सैलाब के खतरात के हवाले से फैक्ट शीट जारी कर दी और रिपोर्ट के मुताबिक रवा साल जो बारिशों के नतीजे में पंजाब में 143 शहरी जाम बहक हो चुके हैं और 200 घर इससे मुतासर हुए हैं। 488 जो शहरी हैं वो जख्मी हुए हैं। छत गिरने के बायस एक शहरी जाम बहक और 3 जख्मी हुए हैं, जबकि 121 मवेशी भी हलाक हो चुके हैं। आसमानी बिजली गिरने के वाकयात हों, करंट लगने और दरियाओं में नहाते हुए डूबने से भी अमवात रिपोर्ट हुई हैं। PDMA ने सूबे को दरियाओं और नदी नालों में तुग़यानी के खदशात जाहिर किए हैं और इस वक्त दरियाए सिंध में कालाबाग और चश्मा के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है, जबकि तरबेला और तौसा की बात करें तो वहां पर निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल अभी भी बरकरार है। मजीद मानसून कब तक जारी रहेगा, आइंदा कब तक सैलाबी सूरत हाल के खतरात हैं, इस हवाले से हमने बात करनी है। और इस हवाले से बात करने के लिए DG PDM में इरफान अली काठिया साहब हमारे साथ। इरफान साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसे आप? जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर हैविंग मी। अच्छा इरफान साहब, ये बताइएगा कि PDMA की जो फैक्ट शीट है उसके हवाले से काफी तशवीश पाई जाती है, तो सबसे पहले तो इसके मुतालिक बताइएगा, कुछ तफसीलात शेयर कीजिएगा। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे आपने अपने इंट्रो में ही कहा कि इस साल के जो हमारा मॉनसून है, एक तो बहुत स्ट्रॉन्ग मॉनसून है और चौथा स्पेल जो है इसका, ये इस वक्त पंजाब में तकरीबन अपने इख्तिताम की तरफ जा रहा है। और पिछले 3 स्पेल्स में भी बड़ी धुआंधार बारिश हुई और इस साल क्योंकि इनिशियली ये प्रेडिक्टेड था कि 20 से 25% अबव नॉर्मल रेनफॉल रहेगा फॉर होल कंट्री और स्पेशली फॉर पंजाब। और पंजाब की भी जब बात करूं तो फिर भी इसमें क्लियर प्रेडिक्शन थी कि इस साल पंजाब में नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जो पिंडी अटक से लेके गुजरात डिवीजन, गुजरांवाला डिवीजन, लाहौर डिवीजन अप टू उकाड़ा, ये तमाम जो 12 अजला हैं इनके अंदर 40 to 60% बारिश ज्यादा होगी। और अगर मैं आपके साथ कंपैरिजन शेयर कर सकूं 2024 का, तो 2024 में क्योंकि जुलाई में मॉनसून जब प्रॉपरली स्टार्ट होता है, हमारा इस दफा तकरीबन 1 हफ्ता पहला स्टार्ट हुआ और 25 जून से पहला स्पेल में बारिशें शुरू हुई। तो जुलाई 1 से जुलाई 24 तक
जो इन 24 दिनों में 2024 में बारिश हुई उसकी निस्बत जो 2025 की बारिश है ये 73%, 73% ज्यादा बारिश हुई है। और आपने देखा कि थर्ड स्पेल में जेहलम, चकवाल, पिंडी, लाहौर, उखाड़ा, इनमें बहुत टरेंशियल रेन्स हुई। और फिर अनफॉर्चुनेटली ये मुख्तलिफ हादसा जिसमें तैरने की वजह से, आसमानी बिजली के गिरने की वजह से, इलेक्ट्रिक्यूशन की वजह से ये नुकसानात भी हुए। अच्छा इरफान साहब, आइंदा मॉनसून के हवाले से बताइएगा, जो नेक्स्ट स्पेल है क्या उसमें भी सैलाबी सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है? वो कितना शदीद होगा, वो कितना खतरनाक होगा? जी बिल्कुल, अभी क्योंकि ओवरऑल ये अबव नॉर्मल रेनफॉल है और अगस्त में भी हमारे पास स्ट्रॉन्ग जो मॉनसून स्पेल्स हैं वो प्रिडिक्टेड हैं, तो अभी हमें जो, अगर मैं ओवरऑल रिवराइन की बात करूं, दरियाओं की, पांचों दरियाओं की बात करूं, तो अल्हम्दुलिल्लाह बाय नाउ सिवाय इंडस के, और इंडस में भी निचले से दरमियाने दर्जे का सैलाब वो है, लेकिन इंडस हमारा उसकी कैपेसिटी इतनी ज्यादा है कि खुदा न खास्ता इसमें कोई बहुत ज्यादा अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है। बाकी चनाब, जेहलम, आप रावी, सतलुज की बात करें तो बिल्कुल इस वक्त फ्लोज जो है वो नॉर्मल है। और दूसरा, अपने ये क्योंकि डिपेंडेंट है हमारे रेजरवायर्स पे भी, तो मंगला आप देखें कि अभी तक हमारा 54% वो भरा है और 46% इसमें गुंजाइश बाकी है, और इसी तरह तकरीबन 20% गुंजाइश बाकी है तरबेला में भी। और जो इंडियन डैम्स हैं जो इफेक्ट करते हैं हमारे ईस्टर्न रिवर रावी और सतलुज को, तो वहां पे भी जो भाखड़ा, पोंग और थीन डैम्स हैं उनमें तकरीबन अभी 60 to 65% गुंजाइश मौजूद है। तो रिवराइन की जो हमारी सूरत हाल है वो कोई ऐसा दरियाई बड़े सैलाब का खतरा अभी पेश नजर नहीं है, लेकिन क्योंकि टोरेंशियल रेन्स हैं, तूफानी बारिशें हैं, तो इनके पेश नजर जो हमारे अर्बन सेंटर्स हैं और बड़े शहर हैं यहाँ पे बारिशें ज्यादा होंगी और हमें अर्बन फ्लडिंग का खतरा। बिल्कुल, आपने इरफान साहब जब एक बार पहले गुफ्तगू हुई हमारी तो आपने मेंशन किया था इसी चीज़ को कि अर्बन फ्लडिंग का ज़्यादा खदशा है और शहरों में ज़्यादा बारिश होगी, लाहौर और इस्लामाबाद जैसे। लेकिन अब जो नए स्पेल्स आ रहे हैं, क्या जनूबी पंजाब भी उससे मुतासर होगा? जी, जनूबी पंजाब में भी बारिश है, लेकिन जनूबी पंजाब की बारिश को बहुत ज्यादा वो प्रॉब्लमेटिक नहीं है। अगले स्पेल्स में फिर दोबारा यही नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जो हमारा पिंडी से लेके उसके बाद गुजरात, जेहलम, चकवाल, सियालकोट, नारोवाल, लाहौर, ये अजला जो हैं हमारे ज्यादा इसमें फिर बारिशें हैं, और फिर क्योंकि ये सारे अर्बन सेंटर्स हैं तो इसमें हमें अर्बन फ्लडिंग का खतरा रहेगा। राइट, ठीक है। अच्छा इरफान साहब, एक और चीज़, अगर खुदा न खास्ता ये शदीद तबाही वाला स्पेल होता है या फिर सैलाब की सूरत हाल बनती है जिस तरह से 2022 में थी, तो क्या PDMA पूरी तरीके से तैयार है, दीगर महकमों के साथ इन कॉन्टैक्ट है और हुकूमत की तरफ से क्या मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई गई है कि खुदा न खास्ता वर्स्ट किस्म की सिचुएशन में भी हालात को नॉर्मल रखा जा सके? जी बिल्कुल, आपने देखा 2 दिन पहले, 3 दिन पहले चीफ मिनिस्टर पंजाब PDMA हेडक्वार्टर्स तशरीफ लाई और पूरा 3 घंटे का एक मैराथन सेशन हुआ जिसमें पिछले तीनों स्पेल्स को और वहाँ जो अरेंजमेंट्स थे उन चीजों को, कोऑर्डिनेशन को रिव्यू किया गया, और फ्यूचर को जो आगे, क्योंकि इस साल का एक भरपूर मॉनसून है, उसके बारे में उन्होंने फिर बड़ी क्लियर डायरेक्शंस भी दी। और मैं आपको फिर एक दफा गुजारिश यही करूं कि देखें, हमने अप्रैल के महीने में शुरू कर ली थी जितने स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स और मेजर बड़े नाले हैं, नाला लई से लेके ये तमाम जो सियालकोट, गुजरात, गुजरांवाला के बड़े नाले और तमाम शहरों के अंदर जो स्टॉर्म वाटर ड्रेन है, सबकी क्लियरेंस बार बार की जा रही है। और अभी भी चीफ मिनिस्टर साहबा का ये मेन थ्रस्ट इसी चीज के ऊपर था कि आपने इनको इंश्योर रखना है ताकि ज्यादा टोरेंशियल रेन्स हों भी तो फिर भी पानी फौरन निकले। इसके साथ साथ आप देखें कि पंजाब गवर्नमेंट में और PDMA के तमाम कोऑर्डिनेशन के तहत जो तीनों स्पेल हुए, खास तौर पे तीसरे स्पेल में जिस तरीके से तबाही हुई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने फौरन जहां पे जरूरत थी रेस्क्यू की, वो हेलीकॉप्टर्स के जरिए करनी हो, बोट्स के जरिए करनी हो, हर जगह पे उसको मुमकिन बनाया। और कहीं एक भी इंसानी जिंदगी इस चीज की वजह से नहीं कि वहां रेस्क्यू की जरूरत थी और रेस्क्यू नहीं हो सका। तो मीनिंग देयर बाय तमाम अदारे वो पूरी तरह से तैयार है, अलर्ट है और इस वक्त मोबिलाइज्ड हैं।
वो सारे लोग जो जहां जहां हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स हैं वहां पे डिप्लॉयमेंट्स हुई हुई हैं, वहां पे मशीनरी पहुंची हुई है। और अब अल्लाह से दुआ यही है कि इंशाल्लाह ये जो रहमत की बारिशें रहें। और दूसरा, पब्लिक से आपके तवज्जुह से भी मैं दोबारा गुजारिश करूंगा कि देखें, ये जो आसमानी बिजली गिरने के वाकयात हैं या आपके तैरने और नहाने की, स्विमिंग की वजह से जो कोई, क्योंकि आजकल वाटर बॉडीज में पानी के फ्लोज बिल्कुल अब नॉर्मल है, तो ये चीजें अवॉइड की जा सकती है। मखदूश इमारतों में ये महीना दो खास तौर पे हमें अगर रिहाइश इख्तियार नहीं करेंगे तो ये जो स्ट्रक्चरल क्लैप्सेस की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान हो रहे हैं कि छत गिर रही है या कोई दीवार गिर रही है जो मखदूश बस है। यही बात इरफान साहब आपसे करना चाहता था कि आपने कहा कि सबसे ज्यादा मुतासिर शहर होंगे, तो शहर मुतासिर होने की वजह क्या है? क्या बादल ज्यादा बरस रहे हैं या अर्बन प्लानिंग और अपने घर मजबूत ना बनाना इसकी वजह भी हो सकता है? जी, बादल तो डेफिनेटली बरस ही रहे हैं कि आप देखें कि लाहौर में दो बहुत बड़ी बारिशें, चकवाल, जेहलम, हर अर्बन सेंटर में, आप पिंडी में देखें नाला लई की सतह जो है वो 22 फीट तक चली गई, जहाँ 20 फीट के बाद इवैक्यूएशन शुरू हो जाती है। तो अर्बन फ्लडिंग तो रहेगी और बारिशें ज्यादा होंगी, लेकिन यहाँ साथ साथ बिल्कुल हमारा जो लैंड यूज प्लान है, हमारी रैपिड अर्बनाइजेशन है, वो भी इस पे असरअंदाज हो रही है। लेकिन फिर मैं कहूंगा कि पंजाब में देखें, अब इसकी शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस जो डीसिल्टिंग के साथ साथ लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस के जहां क्रिटिकल पॉइंट्स हैं और पानी जहां ज्यादा इकट्ठा होता है वहां पे अंडरग्राउंड स्टोरेजेस बड़े शहरों में बनना शुरू हो गए। लाहौर में 10 पिछले साल बने, 14 इस साल बने, इसी तरह 6 और बड़े शहरों में बन चुके हैं। और इसी तरह 64 मजीद ऐसी एक पंजाब सिटीज इंप्रूवमेंट प्रोग्राम के तहत 64 मजीद शहरों में ये तमाम इंटरवेंशन लॉन्ग टर्म हो रही हैं कि हम अर्बन फ्लडिंग के फ्यूचर में इस तरह के नुकसानात से वो बच सकें। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, और इरफान साहब, इन दी एंड एक और चीज़ जिस पर हम चाहेंगे कि आप बात करें वो ये कि जो बारिशी पानी है हर साल इसी तरीके से वो ज़ाया हो जाता है। क्या कोई ऐसा भी मंसूबा ज़ेरे गौर है जिस पर बात की जा रही हो, जो आपने बताया कि आपकी मीटिंग भी हुई उसके अंदर, कि ये जो बारिशी पानी है इसको स्टोर किया जा सकते और बवक्त ज़रूरत इसको काम में लाया जाए? जी, ये बिल्कुल आपने बहुत पर्टिनेंट ये बात की कि देखें, ये तमाम अल्लाह की तरफ से जब ये बारिश होती है तो ये हमारा एक ग्राउंड वाटर टेबल भी इससे बेहतर होना चाहिए और ग्राउंड वाटर रिचार्ज भी होना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि हम अब इस तरफ प्लानिंग और इस तरफ सोच हमारी स्टार्ट हो गई है, तो पहले हमारा सारा पानी ये ज्यादा जाया हो जाता है। और रेन हार्वेस्टिंग जो है, ये देखें मगरिब में और काफी सारे मुल्कों में इसको बड़ा सीरियसली इस तरफ जाया जा रहा है। और हमारे जो लैंड यूज है, हमारी जो अर्बन प्लानिंग है, इसमें रेन हार्वेस्टिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। लाहौर में मैं जैसे पहले गुजारिश कर रहा था कि ये जो 24 नए अंडरग्राउंड स्टोरेजेस बने हैं, एक तो इनकी बहुत बड़ी कैपेसिटी है, ये तमाम उन जगहों पे बने हैं कि जहां पे पहले लाहौर में हमेशा लोगों के लिए ये अजियत और परेशानी का सबब बनते थे और ये चोकिंग पॉइंट्स होते थे। लेकिन अब वो पानी ना सिर्फ स्टोर हो रहा है, वहाँ उनके अंदर ऑप्शन है रिचार्ज वेल्स की। वो पानी नीचे जाके लाहौर का इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में इससे ना सिर्फ वाटर टेबल बेहतर होगा, ग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा और ये पानी फिर रीयूज भी हो रहा है फॉर प्लांटेशन पर्पसेज एंड अदर पर्पसेज। तो इसी चीज को आगे फैलाना चाहिए हमें और ये फैलाना पड़ेगा ताकि इस पानी की जो नेमत है इसको हम प्रॉपरली यूटिलाइज भी कर सके और अर्बन फ्लडिंग के खदशात से पूरी तरह से ये बच सके फ्यूचर में। बिल्कुल, फ्यूचर में और लॉन्ग टर्म प्लानिंग जारी है। इरफान साहब, बहुत शुक्रिया हमसे गुफ्तगू करने के लिए। और लॉन्ग टर्म प्लानिंग में हम ये देख रहे हैं कि इस पानी को महफूज कैसे बनाया जाए, लेकिन उससे पहले ये देखना होगा कि उसकी गुजरगाहों को साफ किया जाए, इनको रास्ता दिया जाए जहाँ से गुजरें ताकि इनकी तबाहकारियों से मजीद नुकसान ना हो सके। अर्बन प्लानिंग का जो फुकदान है उस पर भी काबू पाया जा सके। लेकिन इसके साथ साथ आप देखिए, ये जो वाकयात हो रहे हैं इसमें डूबने के वाकयात भी हैं और आज डूबने से बचाव का आलमी दिन भी मनाया जा रहा है। तो एक तरफ आलमी दिन मनाया जा रहा है, दूसरी जानिब हमारे यहाँ बहुत सारे अफराद हैं जो नहाने जाते हैं इस तरह के रैलों में और फंस जाते हैं। तो करें और इन रैलों से दूर रहें क्योंकि ये तूफ़ानी रैले हैं, टोरेंशियल रेन्स की वजह से आ रहे हैं, इसकी वजह से आपकी जानों को खतरात लाहक हैं। दूर रहें, इसे आप इसमें अपनी जानों का ख्याल करते हुए, अपने प्यारों का ख्याल करते हुए इनसे दूर रहना ही मुनासिब होगा। और इसके साथ साथ अब जो इस्लामाबाद रावलपिंडी में जो वाक़या हुआ है, बाप बेटी की गुमशुदगी की वजह से सर्च ऑपरेशन जारी था। बताया जा रहा है कि गाड़ी और जो बाप वालिद हैं उनकी लाश मिल चुकी है और इसके अलावा इस वक्त बेटी की तलाश जारी है। अभी हम एक ब्रेक पर जाएंगे, कुछ देर में वापस हाजिर होते हैं।
वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब जरा गिलगित की बात कर रहे थे। सुबह भर में सैलाबी तबाहकारियों से अब तक 9 अफराद जाँ बहक हुए हैं, जिनमें 2 खवातीन 2 बच्चे शामिल हैं और लापता अफराद की तादाद 10 से 12 हो सकती है बताया जा रहा है। सैलाब की तबाहकारियों से 500 से जायद घर भी तबाह हुए हैं। मजमूई तौर पर 12 किलोमीटर से जायद जो सड़कें हैं वो तबाह हो गई हैं। सुबह भर में 27 पुल और 22 गाड़ियाँ सैलाबी रैलों की नजर हो गई हैं। लातादाद दुकानें, मवेशी खाने तबाह हुए हैं और हजारों फीट इमारती लकड़ी रैलों के साथ बह गई। सबसे ज्यादा जो माली और जानी नुकसानात हैं जिला द्यामर में हुए हैं। सैलाबी तबाहकारियों से दर्जन से ज्यादा अफराद जख्मी हुए। 300 से ज्यादा फंसे मुसाफिर और सयाहों को रेस्क्यू किया गया है। सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में पानी के बहाव और लैंडस्लाइडिंग का सिलसिला जारी है और लैंडस्लाइडिंग और पानी के बढ़ने की जो बहाव की वजह से सर्च ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है और बढ़ते पानी के बहाव की वजह से सड़कों की बहाली में भी मुश्किलात का सामना है और इमदादी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। इसी पर हम बात करेंगे। फैजुल्लाह फराक साहब तर्जुमान हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान में ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम फैज साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, ये जो रिसेंटली जो सैलाबी रैला गांचे बाजार में आया है उससे कुछ बताएंगे? क्लाउड बर्स्ट से कितनी तबाही हुई है? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बहुत शुक्रिया। कल एक अफसोसनाक जो वाकया जिला गांचे है जो गिलगित बल्तिस्तान के आखिरी कोने में जो सियाचिन के करीब है, वहाँ पे क्लाउड बर्स्ट हुआ जिसके नतीजे में 20 से ज़्यादा जो दुकानें हैं वो तो उनका नुकसान हुआ है और उसके अलावा 40 से ज़्यादा घर जो है वो वहाँ पे उसका नुकसान हुआ है। उसके अलावा जो पानी के जो रेले थे वहाँ पे जिसके नतीजे में राब्ता पुलों को भी नुकसान हुआ है और कहीं कहीं पे सड़कों का भी नुकसान हुआ है। लोगों के फसलों का भी जरिए अर्जियात का भी इसी तरह काफ़ी नुकसान गांचे में भी हुआ है। और वहाँ पे जो डिप्टी कमिश्नर गांचे हैं जिसको हिदायत की गई है चीफ मिनिस्टर सेक्रेटरीट से कि वो रेस्क्यू और के ऑपरेशन में भरपूर तरीके से वहाँ अपने वसाइल को लगाएं और लोगों को इस मुश्किल से निकालें। तो फैज साहब, कहाँ इस वक्त कार्रवाइयाँ जारी हैं, ऑपरेशन जारी हैं? गिलगित बल्तिस्तान में इस वक्त दियामर के अंदर जो है थोर के इलाके में वहाँ पे एक सर्च ऑपरेशन है। वहाँ पे 2 बच्चे, एक बच्चा एक शख्स, 2 अफराद जो है वो सैलाबी रेले में बह गए थे। इसके अलावा शाहराह बाबूसर पर सर्च ऑपरेशन जारी है क्योंकि 10 से 12 अफराद के हवाले से कहा जाता है कि वो अब भी लापता हैं, इसलिए वहाँ पे सर्च ऑपरेशन जारी है जिला गांचे में। इसके अलावा तकरीबन 60-70% गिलगित बल्तिस्तान के इलाके में रेस्क्यू का जो बहाली का ऑपरेशन है वो जारी है। मुतासरीन की बहाली का, कहीं पर सड़कों को बहाल करने का काम जारी है, कहीं पर लोगों के जो घर इसमें बहुत ज़्यादा डैमेज हुए हैं, 200 के करीब घर जुज़वी तौर पर डैमेज हुए हैं, 200 से ज़ायद जो है वो बिल्कुल तबाह हुए हैं। कुल 500 के करीब घरों का गिलगित बल्तिस्तान में नुकसान हुआ है, उनके बहाली का काम जारी है। पानी और बिजली इस वक्त बहुत बड़ा चैलेंज है। पावर हाउसेस डैमेज हुए हैं, मवासलाती निज़ाम इस तबाही से उसको नुकसान पहुंचा है और पावर हाउसेस डैमेज होने की वजह से बिजली का बदतरीन लोड शेडिंग बिजली का मसला है और साफ पानी का भी मसला था। खेतों में जो वाटर चैनल्स हैं जगह जगह में उनकी तबाही हुई है, उससे जो फसलें हैं उनका नुकसान हो रहा है। इस वक्त जो काम गिलगित बल्तिस्तान भर में हो रहा है वो वाटर चैनल की बहाली है, खेतों के पानी के लिए साफ पानी की फराहमी पे काम हो रहा है, बिजली की बहाली के लिए काम हो रहा है, सड़कों की बहाली के लिए काम हो रहा है। अच्छा, और ये भी बताइएगा फैज साहब के जो सयाह फंसे हुए थे, क्या तमाम के तमाम जो सयाह हैं उन्हें रेस्क्यू कर लिया गया है या कुछ ऐसे भी हैं जिनकी तलाश के लिए सर्च ऑपरेशंस अभी भी जारी हैं? जो फंसे हुए सयाह थे वो तकरीबन रिकवर, वो रेस्क्यू हो चुके हैं। दिवसाई में फंसे थे, शाहराह बाबूसर में फंसे थे। तो जो रेस्क्यू का ऑपरेशन था उसमें अफवाज पाकिस्तान और जीबी गवर्नमेंट का मुश्तरका ऑपरेशन था जिसमें हेलीकॉप्टर के जरिए उनको बाज को हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू किया गया, बाज को बाय रोड वहाँ जो 1122 और टूरिस्ट पुलिस है गिलगित बल्तिस्तान की उसने रेस्क्यू किया था। वो शहरों में मौजूद है इस वक्त, चिलास शहर, गिलगित शहर, सिकरदू शहर में, उनमें बहुत सारे शाहराह रेशम के जरिए जा चुके हैं। चिलास में 200 से ज्यादा अफराद को रेस्क्यू करके चिलास शहर शिफ्ट किया गया था। उनमें से 111 अफराद इस वक्त मौजूद हैं, उनको बदरिया के उनको रवाना कर दिया जाएगा, जबकि 100 के करीब जो लोग हैं वो वहां से निकल चुके हैं। इसी तरह सिकरदू और गिलगित से भी शाहराह रेशम के जरिए वो बहुत सारे लोग निकल चुके हैं और बहुत सारे लोगों को निकलने का अमल जारी है। बिल्कुल। और अब जो नया स्पेल आ रहा है फैज साहब, इस हवाले से क्या इकदाम या एडवाइजरीज जारी की गई?
जो नया स्पेल आ रहा है, इस हवाले से हमने ये एडवाइजरी जारी की है कि गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को भी, टूरिस्ट को भी तो खासकर, और ट्रेवलर्स को जो गिलगित बल्तिस्तान में घूमने आते हैं, इन दिनों में हमने इनको ये हिदायत की है कि वो नए स्पेल आने के बाद तक और गिलगित बल्तिस्तान के हालात मामूल पे आने तक और बेहतर होने तक गिलगित बल्तिस्तान का सफर ना करें, और उसके बाद जो है अगस्त के महीने में गिलगित बल्तिस्तान का सफर कर सकते हैं। जो मुकामी आबादी है उनको अलर्ट जारी किए कि वो नशीबी इलाकों को रुख ना करें, और जहां पे सैलाब आने के खदशात और खतरात हैं, जो थ्रेट्स हैं, वहां का रुख ना करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। फैजुल्लाह फराग साहब हमारे साथ मौजूद थे और यही बता रहे थे कि नेक्स्ट एडवाइजरी की यहाँ का रुख ना करें, यहाँ पर सैलाब आने के खदशात अभी भी हैं। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ फरमाए। अभी हम जाएंगे एक ब्रेक पर, आप कहीं मत जाएगा। वेलकम बैक। सेगमेंट निकले तेरी तलाश में शामिल करते हैं, देखते हैं कि वकार अहमद मलिक आज हमें क्या दिखा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वकार अहमद और आप देख रहे हैं निकले तेरी तलाश में। हमारे साथ मुस्तनसर हुसैन तार साहब मौजूद हैं, हर हफ्ते मौजूद होते हैं और हम उनसे सवाल करते हैं। और आज का जो सवाल है, तार साहब बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो आपने ज्वाइन किया। आज का जो सवाल है वो शहजाद अहमद साहब के वाले से है। आपकी यकीनन उनसे मुलाकातें रही होंगी, आपका उनके साथ एक ताल्लुक भी रहा होगा। शहजाद अहमद साहब जो है उनका जो काम है, एक तरफ तो फ़लसफ़ा और नफ्सियात के वाले से वो बहुत संजीदा काम है, और जब वो आप उस काम को देखते हैं तो मालूम होता है कि शहजाद साहब जो हैं वो अपने वक्त से आगे की सोच रखते थे, और उस वक्त शायद ये उर्दू पढ़ने वालों में या उर्दू लिखने वालों में बड़ी एक अजनबी सी सोच हो सकती है, लेकिन आज शहजाद साहब जो हैं वो बहुत रेलेवेंट हो रहे हैं। जबकि शहजाद साहब की अभी जो पिछले जितनी दहाइयों की शोहरत है उसमें जो नुमाया शोहरत रही है वो बहसियत शायर रही है, जबकि उनका जो इतना बड़ा काम है वो कहीं पस मंज़र में चला गया। और तार साहब आपका तो क्योंकि उनसे ताल्लुक भी रहा होगा, उनसे वो सारा, ये उस वक्त भी क्या ये बात हुआ करती थी कि साइंस और फ़लसफ़े पे शहजाद साहब का इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है, या क्या वजह है कि शायरी वाली जिहत जो है वो इस कदर नुमाया हो के उसने इस चीज़ को पस मंज़र में डाला है? मैं समझ रहा हूँ कि आपकी ऑब्जर्वेशन दुरुस्त है जी, कि ज़ाहिर है कि मेरे सब्जेक्ट तो नहीं है, लेकिन जब भी शहजाद साहब को देखा किसी महफिल में, वो ज़्यादातर इन्हीं मौज़ूआत के बारे में गुफ्तगू करना पसंद करते थे और लोग घुसते थे। मसूद अशर से और वज़ीर आगा मसलन ख़ास दोस्ती थी कि वो भी पढ़ते थे काफ़ी, तो वो डिस्कस करते रहते थे। अच्छा, अब जो रिसेंटली उनको डिस्कवर किया गया बहुत सारे लोगों ने, और ये कहा गया है कि वो बहुत बड़ा काम, और जो ऑथेंटिक, क्योंकि हमारे जो अदब में लोग एक दो यंग वगैरह की किताबें फ्राइड की पढ़ के तो वो नफ्सियाती नकाद कहलाना शुरू कर देते। उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया, उन्होंने सीरियस रिसर्च की उसके ऊपर और किताबें लिखी, और अब मुझे महसूस होता है कि उनको शायर के तौर पे कम पहचाना जाता है और नफ्सियातदां और फ़लसफ़े की तौहीन करने वाले के हवाले से ज़्यादा पहचाना जाता है। सही। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये दोनों काम, एक सीरियस काम, एक शायरी जो बिल्कुल अलग है, अगरचे कहा तो यही जाता है कि फ़लसफ़ा और शायरी और मतलब कि रमूज़ जो है वो आपस में उनका ताल्लुक है गहरा, पाकिस्तान में ज़रा कम है। तो जिस तरह फैज़ साहब ने कहा था ना कि काम भी किया और इश्क भी किया और दोनों साथ साथ कुछ इश्क किया, कुछ काम को अधूरा छोड़ भी, तो दोनों काम एज सच नहीं चल सकते। और उनका ये जो स्टांस था, मसलन मुनीर नियाज़ी सख्त खिलाफ से का मुतालिया किया जाए, ऑब्वियसली उन्होंने जवानी में मुतालिया किया होगा शायरी का भी, बाकी चीज़ों का, लेकिन जितना मैंने उन्हें जाना है और बाकी अदीबों ने जाना है, वो सख्त मुज़र समझते थे मुतालिया करना। कहते थे कि मेरी ओरिजिनलिटी जो है वो मजरूह होती, बल्कि किशोर को कहते थे ये दिन रात पढ़ती रहती है तो इसीलिए शायरी इसकी ऐसी है, मतलब इस किस्म का। तो ओवरऑल रुझान यही था कि आप एक फील्ड में जाएं। अब उसको जस्टिफाई करना, मतलब फैज़
फैज साहब के अरबी फारसी के स्कॉलर होने में तो कोई शक नहीं, लेकिन उर्दू जो है, जो हमारा शोबा है उर्दू अदब, वो बहुत कम पढ़ा था उन्होंने। बल्कि एक दफ़ा हमारे बुजुर्ग भी और मोहतरम भी जिनसे बहुत कुछ सीखा, मोहम्मद खालिद अख्तर का एक नावल है चाकीवाड़ा में विसाल, जी जी, फैज साहब ने बयान दे दिया कि जी ये उर्दू का सबसे बड़ा नावल। उस पर कुछ लोग मोतरस हुए और शुनीद है कि उनसे पूछा गया कि अच्छा आपने और कौन कौन से नावल पढ़े हैं, तो उन्होंने कहा कि बस यही पढ़ा है। कहने का मतलब ये है कि शायर आम तौर पे नसर से दूर रहते, और नसर वाले मेरा ख्याल है वो मैंने अपने आप को भी डिफेंड करना है, हम जब तक शायरी को ना पढ़े हम मुकम्मल नहीं होते। अब शहजाद साहब जो है, शहजाद साहब को मुनीर नियाज़ी ने कहा कि ये बेबरकता शायर है, अच्छा, इसकी शायरी में बरकत नहीं है। वो इस किस्म की स्टेटमेंट देते रहते थे ना, देते थे जी बिल्कुल। लेकिन मेरा ख्याल है कि उनके बेसिकली उनका पढ़ा लिखा होना जो है वो उनको गिरान गुजरता था, और वो इस किस्म के बयान देते थे। अब मैं इस फैसला करने की पोजीशन में नहीं हूँ कि क्या शायरी और इस किस्म के गहरे उलूम का मुतालिया और उसके बाद एक्सपर्टाइज उसमें और उनके बारे में किताबें लिखना, ये साथ साथ चल सकते हैं, ये नहीं चल सकते। लेकिन ये मुश्किल हो जाता है क्योंकि एक दफ़ा इंसान कुछ भी इस्टेब्लिश हो जाए, शायर शहजाद अहमद सीनियर तरीन शायरों में उनका शुमार होता, तो उनके दूसरे काम की तरफ तवज्जो कम जाती। बहुत शुक्रिया तार साहब। नाज़रीन, बात यह है कि जो शहजाद साहब की जितनी भी किताबें हैं वो बहुत ही कमाल हैं। उस वक्त वो एग्जिस्टेंशलिज्म या वजूदियत के हवाले से बहुत बात कर रहे थे। उस वक्त बहुत कम राइटर्स ऐसे थे जो कि इस वजूदी फ़लसफ़े पे बात कर रहे थे। मिसाल के तौर पे अब्दुल्ला हुसैन है जिन्होंने उदास नस्लें में ये जो एग्जिस्टेंशलिज्म है इसको डिस्कस किया, बट ये जो इसको टेक्निकल ग्राउंड पे शहजाद साहब ने बहुत अच्छा किया। बल्कि जो इनकी दिमाग की सूरत गरी है, जो ब्रेन की एनाटॉमी है, ये सबसे मुश्किल होता है ये एक सब्जेक्ट, लेकिन उन्होंने इतना खूबसूरत आसान असलूब में ये सारी चीज़ें समझाई हैं कि मुझे कभी कभी ऐसे लगता है जैसे यौं की नफ्सियात है या ये जो दिमाग की सूरत गरी है या जो फ्राइड सेगमेंट पे इन्होंने किताब लिखी, ये तमाम जो बुक्स हैं इसके मुख्तलिफ हिस्से जो हैं वो हमारे निसाब में शामिल होने चाहिए। जिस शहजाद साहब का इतना ज़बरदस्त काम है, कार्ल सैगन से उस वक्त न सिर्फ वाकफियत होना बल्कि उनको अपनी किताबों का हिस्सा बनाना, जो कॉस्मिक कैलेंडर है इसके हवाले से बहुत ज़बरदस्त किस्म का, यानी अपने वक्त से आगे की सोच रखने वाले शहजाद साहब, उनकी जो बुक्स हैं वो बहुत कमाल है, वो ज़रूर पढ़िएगा। संगे मीली उनको पब्लिश किया हुआ है और आप उनको मंगवा भी सकते हैं। शहजाद साहब को अपने बच्चों को भी पढ़ाइए ताकि वो उर्दू से अगर ज़्यादा आसानी समझते हैं तो वो नफ्सियात और फ़लसफ़े से बहुत बेहतर आगाही ले सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी तार साहब के साथ और उनसे मज़ीद कोई नया सवाल करेंगे। देखते रहिए निकले तेरी तलाश में। वेलकम बैक। अब थोड़ी सी एंटरटेनमेंट शामिल करते हैं और आपको पता है कि एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट के जो ड्रामे हैं बहुत ही मकबूल हो रहे हैं और इस बैंड वैगन में सिर्फ हम लोग सवार नहीं है, बहुत से हमारे साथ सवार हैं और जो ज़बरदस्त से ड्रामे पेश किए जा रहे हैं वो देख रहे हैं। उसमें पैराडाइज और अर्श हैं ही, लेकिन अब थोड़ी सी बेवफाई इस ड्रामे को भी बड़ी पजीराई मिल रही है और इसको भी देखा जा रहा है। अब जो नई आपको पता है एपिसोड है उसमें जो शहराज है ना, उसकी रानिया के खिलाफ उसने केस कर दिया और माहम की कस्टडी के हवाले से है और रानिया जो है वो गवाही देने वाली है। लेकिन तो इसकी सबसे जबरदस्त चीज जो है इसमें जो बड़े बड़े एक्टर्स हैं और जो वो शानदार किस्म की एक्टिंग कर रहे हैं, जिनमें इफ़त उमर है, नमान मसूद है, साजिद हसन, क्या कमाल की परफॉर्मेंस है उनकी। तो बगैर किसी डिले के इस एपिसोड का प्रोमो देख लेते हैं। नहीं था, मानता हूं मैं, मगर कसम खुदा की शराब का एक कतरा नहीं पिया है मैंने महीनों से। रानिया का दूसरा शौहर जासिम एक बद किरदार इंसान। मेरे मुवक्किल को शुबा है कि उसकी बेटी की इज्जत जासिम के घर में महफूज नहीं है। थोड़ी सी बेवफाई।
तो जनाब देखना मत भूलिएगा थोड़ी सी बेवफाई रात 8 बजे सिर्फ और सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर। और अगेन अगर आपका कोई एपिसोड मिस हो गया है तो परेशान आपने बिल्कुल नहीं होना है। हमारी स्क्रीन पर हमारे यूट्यूब चैनल का लिंक चल रहा है, आप वहां जाएंगे और जितने भी एपिसोड्स हैं वो वहां मौजूद हैं, आप देख सकते हैं जो भी एपिसोड आपका मिस हुआ है। तो इसके साथ ही जरा आप अपना सेगमेंट शामिल कर लेते हैं। बिल्कुल, सेगमेंट आप ही शामिल कीजिए। जी हाँ, हम अपने किचन का रुख कर लेते हैं और देखते हैं कि शेफ मारवी आज हमारे लिए क्या बना रही है, हमें क्या सिखा रही हैं। ओवर टू यू शेफ मारवी। थैंक यू सो मच हिना एंड अली, वेलकम टू किचन कॉर्नर्स। और आज भी मैं लाई हूँ आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी यमी सी रेसिपी जो हम बनाएंगे झटपट से, बट है सबकी बहुत ज़्यादा फेवरेट। तो आज हम बना रहे हैं वाइट सॉस पास्ता। ये पास्ता जो है बच्चों बड़ों सबका बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है, तो मैंने सोचा क्यों ना आज हम कोई मज़ेदार सा पास्ता बनाते हैं जो कि बहुत ही जल्दी भी बन जाएगा। और क्योंकि गर्मी में हमारा दिल नहीं चाह रहा होता कि पूरा दिन कुकिंग करें, किचन में रहें, बट क्रेविंग्स तो हमें हो रही होती हैं। तो आज हम बना रहे हैं वाइट सॉस पास्ता, जिसके लिए मैंने पास्ता को ऑलरेडी बॉयल करके रखा हुआ है। इसमें मैं जो वेजिटेबल्स यूज़ कर रही हूँ वो है कॉर्न, कैरेट्स, कैप्सिकम, और इसमें मैं सीजनिंग ऐड करूँगी। और इसके लिए हम बहुत ही मज़ेदार सी एक वाइट सॉस बनाएंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपनी कुकिंग। इसके लिए मैं अपने स्टोव को ऑन कर लूँगी। इसके लिए मैं ले लूँगी कुकिंग ऑयल एज़ नीडेड, क्योंकि आगे हम बटर भी यूज़ करेंगे, तो हम अभी इस वक्त ऑयल थोड़ा कम यूज़ करेंगे। इसमें मैं ऐड कर दूँगी अपनी चॉप्ड गार्लिक, इससे बहुत ही मज़ेदार सा एक फ्लेवर आएगा। मैं भी वेजिटेबल्स को सिर्फ सौते कर रही हूँ। हम अपनी गार्लिक को थोड़ा सा ब्राउन कर लेते हैं। जब हमें एक अच्छा सा अरोमा आने लगेगा तो हम इसमें अपनी वेजिटेबल्स को ऐड कर देंगे। इसमें मैं कैरेट जो कि मैंने डाइस्ड कट की हुई है वो डाल दूँगी। कैप्सिकम, इट डिपेंड्स ऑन यू, अगर आपको कोई वेजिटेबल्स अच्छे नहीं लगते तो वो आप ना डालें, अगर आपको कोई और वेजिटेबल्स अच्छे लगते हैं तो वो आप इसमें ऐड कर दें। मैं अभी फ़िलहाल बना रही हूँ कैरेट, कैप्सिकम एंड कॉर्न्स के साथ। इसमें मैं कॉर्न्स डाल दूँगी। आई लव कॉर्न्स, मुझे कॉर्न्स बहुत ज़्यादा पसंद है। इसको हम अच्छा सा सौते कर लेंगे। इसमें मैं हल्की हल्की सी सीजनिंग ऐड करूँगी, सॉल्ट जस्ट फॉर टेस्ट, क्योंकि हम सॉस में भी ऑलरेडी सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर एंड अपने स्पाइसेस ऐड करेंगे। ब्लैक पेपर पाउडर, जस्ट अ पिंच, एंड हल्का सा चिली फ्लेक। बहुत ही मज़ेदार सी मुझे वेजिटेबल सौते होने की स्मेल आ रही है एंड सो यम। हम अच्छा सा मिक्स करके वेजिटेबल्स को हम निकाल लेंगे। वेजिटेबल्स को अपने मैं साइड पे रख देती हूँ। इसी ऑयल में हम अपनी बहुत ही मज़ेदार सी वाइट सॉस रेडी कर लेंगे। ऑयल ऑलरेडी हमारा इसमें है। अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी बटर 1 टेबलस्पून। उसी ऑयल में, क्योंकि इसमें हमने गार्लिक और वेजिटेबल्स फ्राई किए थे तो उसी का फ्लेवर होगा इसमें, और इसमें हमने बटर ऐड कर दिया है। बटर को मेल्ट करके आई जस्ट ऐड मैदा इन इट, 2 tablespoons heaped मैदा। Give a very nice mix for 1 minute। अगर आप इसको लो फैट बनाना चाहते हो तो आप इसमें लो फैट मिल्क यूज़ करो, बट आई एम यूजिंग इट रेगुलर यूज़ के लिए, तो मैं इसमें फुल फैट मिल्क ऐड कर रही हूँ। इसको मैं हल्का हल्का सा ऐड करूँगी। इसकी कंसिस्टेंसी जितनी मुझे रखनी होगी डिपेंड्स। इसमें मैंने ऐड कर दिया है अ ग्लास ऑफ मिल्क। अगर मुझे चाहिए होगा तो मैं इसमें थोड़ा सा और ऐड करूँगी। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी अपनी सीजनिंग्स जो हमें ऐड करनी है। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, क्योंकि हमने उसमें भी ऐड किया है तो हम इसको बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे। और डिपेंड करता है, अगर आपको बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना है तो आप इसको चिली फ्लेक्स को ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि मुझे खुद भी स्पाइसी पसंद है तो मैं इसको थोड़ा ज़्यादा ही रखूँगी। चिली फ्लेक्स ऐड कर दिए हैं, जिसकी विद अ वेरी नाइस मिक्स।
इस तरह की कंसिस्टेंसी होगी। अब इसमें मैं ऑलरेडी हमारे जो सॉटेड वेजिटेबल्स हैं वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। लुक एट द कलर, और बहुत ही मज़ेदार सा यमी सा विथ ओनली 3 इंग्रेडिएंट्स जो मेरे पास मौजूद थे घर में, वो मैंने बनाया है पास्ता। ये देखें कितना कलरफुल मज़े का, क्योंकि बच्चे हमारे नहीं खा रहे होते चीज़ें, आप ऐसी चीज़ें बना के खिलाएं वो बहुत शौक से खाएंगे और कहीं बाहर जाने की ज़िद भी नहीं करेंगे। इसमें हमने वेजिटेबल्स ऐड कर दिए हैं। अब मैं इसमें ऐड कर लूँगी ऑलरेडी बॉइल्ड पास्ता, क्योंकि ये मैं इसको अच्छा सा मिक्स कर लूँगी। लुक हाउ कलरफुल माय पास्ता लुक्स, यम। इसको मैं अच्छा सा मिक्स कर रही हूँ। इसमें मैं ऊपर से थोड़ा सा और चिली फ्लेक्स ऐड कर दूँगी टू गिव इट अ वेरी नाइस कलर और टेस्ट। एंड इसको मैं कवर कर दूँगी फॉर गुड 2 to 3 मिनट्स, ताकि ये थोड़ा सा फ्लेवर इसमें आ जाए। बहुत ही मज़ेदार सा वाइट सॉस पास्ता हमारा रेडी है। और इसके साथ मैं बनाऊंगी बहुत ही मज़ेदार सी एक ड्रिंक, जो कि बनाएंगे टैंग मिंट मार्गरीटा। वो भी बहुत ही झटपट और बहुत ही मज़े का बनता है। इसके लिए मुझे चाहिए होगा कोई भी वाइट सोडा आप ले लें, या आप डिपेंड करता है अगर आप स्पार्कलिंग वाटर यूज़ करना चाहते हैं आप वो यूज़ कर लें, कोई वाइट सोडा यूज़ कर लें, इट्स अप टू यू। इसमें मैं एज रिक्वायर्ड वाइट सोडा डाल दूँगी और इसमें मैं ऐड कर दूंगी ऑरेंज टैंग। ऑरेंज टैंग हम इसमें यूज़ करेंगे क्योंकि टैंग हमें दे रहा है विटामिन सी, डी और जिंक के साथ। और इसमें मैं 4 टेबलस्पून ऑफ टैंग डाल रही हूँ। और गर्मियों में मैं तो मेक श्योर करती हूँ कि टैंग ज़रूर भी पीती हूँ, क्योंकि ये पूरा दिन हमें रखता है फ्रेश। इसमें मैं डाल दूँगी मिंट लीव्स। बहुत ही मज़ेदार सी ये ड्रिंक रेडी होती है झटपट 2-3 इंग्रेडिएंट्स के साथ, और टैंग तो हर घर में होता ही है। इसको मैं अच्छा सा ब्लेंड कर लूँगी। इसमें मैं थोड़ी सी आइस भी ऐड कर दूँगी, ताकि हम ठंडा ठंडा सा सर्व करें और एंजॉय करें। बहुत ही मज़ेदार सा टैंग मिंट मार्गरीटा मेरा रेडी है। मैं इसको ग्लासेस में निकाल लेती हूँ विटामिन सी, डी और जिंक के साथ। पास्ता को भी अपने डिश आउट कर लेते हैं। वेरी कलरफुल, वेरी नाइस वाइट सॉस पास्ता, जो कि हमने वेजिटेबल्स के साथ बनाया है। बहुत ही मज़ेदार सा वाइट सॉस पास्ता और टैंग मिंट मार्गरीटा हमारा रेडी है। आप भी ट्राई करें एंड डू टेल मी आप लोग को कैसा लगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में खुशामदीद सियासी गुफ्तगू करते हैं और आपको बताते हैं कि तहरीक इंसाफ की 5 अगस्त की एहतजाज की जो कॉल है तहरीक को अरूज पर पहुंचने में 11 रोज बाकी हैं और अब तक तहरीक कहां से शुरू होगी, क़यादत कौन करेगा, इसका ऐलान नहीं हो सका है। और इस हवाले से गुज़िश्ता रोज बानी पीटीआई के एक्स हैंडल से एक तहरीर लिखी गई, जिसमें कहा गया कि पार्टी का हर फर्द अपने तमाम तर इख्तिलाफात भुलाकर सिर्फ और सिर्फ 5 अगस्त की तहरीक पर तवज्जो मरकूज करे। और ये भी कहा गया कि मुझे फिलहाल इस तहरीक का कोई मोमेंटम नजर नहीं आ रहा है। उधर 9 मई के केसेस में तहरीक के वर्कर्स और रहनुमाओं को सजाएं सुनाई जा रही हैं और इस पर तहरीक इंसाफ अदालत जाने का ऐलान कर चुकी है और इसको चैलेंज करने का कह रही है। इस पर वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं कि 9 मई के सारे मुलव्विस मुल्ज़िमान के खिलाफ शवाहिद मौजूद थे। 190 मिलियन पाउंड केस में बानी पीटीआई अपने हक में कोई शवाहिद पेश नहीं कर सके, एविडेंस का, विटनेसेस का। तो ऑब्वियसली ये तो आउटकम जो है वो नज़र आ रहा था कि जब सीसीटीवी फुटेज मौजूद है, लोगों का पता है कौन कौन मुलव्विस था। मैं ये समझता हूँ कि एक तो इमरान खान के हवाले से एक तो 190 मिलियन पाउंड के केस में अभी तक कोई वो ना एविडेंस दे सके हैं अपने हक में। और देखिए, जब आपको मजहब का सहारा लेना पड़ जाए कि जी हम क्योंकि रियासत मदीना की बात कर रहे थे तो हमें 190 मिलियन पाउंड में सजा होगी, इसका जवाब रिलीजन नहीं है, ना इसका जवाब रियासत मदीना है। 190 मिलियन पाउंड का जवाब ये है कि आप कौम को बताएं कि आपने उस बिजनेस टाइकून के अरबों रुपए किस तरीके से आपने फैसिलिटेट किए, और अगर आपके पास कोई डिफेंस था तो आप डिफेंस देते।
और दूसरी तरफ बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत भी डयाला जेल में हुई और जेल के बाहर मौजूद अलीमा खान ने कहा कि तोशाखाना केस नाजायज़ है, हमें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा, नहीं मालूम अंदर क्या हो रहा है। वहीं मौजूद पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने कहा कि अदालती अहकाम के बावजूद हमें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा, अंदर ट्रायल हो रहा है और वकला को बाहर बिठाया हुआ है, आइन की धज्जियां उड़ाई जा रही है। आज तोशाखाना की ट्रायल का दिन है और हाई कोर्ट ये अपने फैसले में जो साइफर में हमने लिया था वजाहत कर चुका है कि ये एक आईनी हक है इमरान खान साहब का कि उनकी ट्रायल जब भी हो उनका ख़ानदान, मीडिया के लोग वहाँ मौजूद हों और आम कोई शहरी भी अगर अंदर जाना चाहता है तो वो मौजूद हो। ये हमारे आइन का तकाजा है कि ट्रायल ओपन होगी, यानी कि खुला कोर्ट रूम होगा, अदालत को बंद काल कोठरी नहीं हो सकती। तो आज बिल्कुल यही किया जा रहा है। इमरान खान का एक मुकदमा अंदर चलाया जा रहा है, हम सब वकला हमारे वकालतनामे इस मुकदमे में हैं, हम मुआवनत करते हैं खान साहब की पिछली कई पेशियों पर इस तोशाखाना के मुकदमे में, वहाँ मैंने मशवरे भी दिए हैं, खड़े होकर बात भी की है, हमें पिछले कई हफ्तों। और उधर बानी पीटीआई के बेटे अमेरिका में मुलाकातें कर रहे हैं और तहरीक इंसाफ के रहनुमा पाकिस्तान आने का कह रहे हैं। इस पर हमने बात करनी है। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तजियाकार माजिद निज़ामी साहब। माजिद साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसे हैं आप? जी थैंक यू सो मच, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। माजिद साहब, सबसे पहले तो यही बात करते हैं, बानी पीटीआई के जो बेटे अमेरिका के दौरे पर हैं, रिचर्ड ग्रेनल से मुलाकात हुई उनकी और रिचर्ड ग्रेनल की जो टोन थी जिसमें उन्होंने ट्वीट किया वो बड़ी आमियाना सी थी कि पूरी दुनिया में जो है सियासी लीडरान को प्रोसिक्यूशन का सामना है। किस तरह से देखते हैं आप इसको? जी, इन्हीं साहब से तहरीक इंसाफ ने पहले भी बहुत उम्मीदें वाबस्ता कर रखी थी, लेकिन जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप आए और उसके बाद मामला तहरीक इंसाफ के हक में नहीं थे, तो मैं तो पहले दिन से यही समझता हूं कि रियासत के जो मुफादात होते हैं वो शख्सियात की बजाय रियासतों से होते हैं। और अमेरिका में यही चीज़ देखने में आई कि रियासत ने रियासत से बात की, बल्कि किसी अपोजिशन रहनुमा से नहीं की। हाँ, कुछ कांग्रेसमैन या बाकी जो सियासतदान हैं उन्होंने लेटर्स लिखे, ट्वीट्स की, लेकिन अमली और इंतजामी तौर पर अमेरिका की जानिब से जो हमायत तहरीक इंसाफ जारी थी वो नहीं मिली। अब इस केस में भी मुझे यही लग रहा है कि आने वाले दिनों में मजीद कुछ मुलाकातें होंगी, कुछ ट्वीट्स होंगी और जो बैनुल अक़वामी तौर पर मीडिया को इंगेज करना चाह रही है तहरीक इंसाफ वो होगा। अमेरिका में मौजूद जो पाकिस्तानी हैं वो थोड़े से मुतहर्रिक होंगे, लेकिन ये समझना कि इसकी बुनियाद पर अमरीकी हुकूमत पर कोई दबाव पड़ेगा या वो पाकिस्तान से बात करेंगे, फिलहाल मुझे ऐसा नहीं लगता। अच्छा माजिद साहब, एक और चीज़ जो 5 अगस्त को मुल्की एहतजाज का कह रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अब तो खुद बानी पीटीआई का जो एक उनके एक्स हैंडल से एक जो तहरीर लिखी गई जिसमें उन्होंने एक तरह से नाउमीदी का इजहार किया कि आपस में आप सबको तमाम झगड़े बुलाकर इस तहरीक के लिए एक्टिव होना चाहिए और मोमेंटम जो होना चाहिए वो दिखाई नहीं दे रहा। और बज़ाहिर भी ऐसा है कि वो मोमेंटम दिखाई नहीं दे रहा। जिस तरह से 9 मई के केसेस में सजाएं हुई और उसके बाद फिर 26 नवंबर के हवाले से भी केसेस को जल्द समाअत के लिए मुकर्रर किया जा रहा है, ये कहा जा रहा है। तो आपको लगता है ऐसी सारी सूरत हाल में कोई टफ टाइम दे पाएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत को? अच्छा, इसमें 2-3 नुक्ते बड़े इंपॉर्टेंट है। एक तो ये है कि हमें ये जहन में रखना चाहिए कि चूंकि इमरान खान की कैद को 2 साल मुकम्मल हो रहे हैं, तो उनकी जानिब से इस चीज पर पार्टी पर दबाव मौजूद है। अब दूसरी तरफ ग्राउंड सिचुएशन ये है कि जब अली अमीन गंडापुर ने लाहौर में एक जज्बाती तकरीर की और उसमें वो जो 5 अगस्त की डेडलाइन थी उसको खूबसूरती से 90 दिन में बदल दिया, तो वहां से हमें इस चीज के बारे में एक तासुर ये भी मिलता है कि कहीं ना कहीं तहरीक इंसाफ की जो क़यादत जेल से बाहर है उन्हें इस बात का एहसास है कि मजीद एहतजाज, जलसे जुलूस से फिलहाल उन्हें कोई फायदा नहीं होने वाला और शायद पार्टी इस वक्त उस स्ट्रॉन्ग पोजीशन में भी नहीं है कि एक बहुत अच्छा वो कोई शो प्रेजेंट कर सके, ख़ुसूसन पंजाब के अंदर। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तो बिल्कुल, चूंकि उनकी सूबाई हुकूमत है तो वहां पर वो कुछ ना कुछ शो करेंगे। अब इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए अगर हम ये देखें तो तहरीक इंसाफ ने और जो मुत्तहिदा अपोजिशन है उन्होंने एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान भी किया है जो 31 जुलाई को इस्लामाबाद में होगी और वहां पर फिर ये महमूद अचकज़ई और बाकी दीगर जो रहनुमा है उसमें शरीक होंगे और वहां पर कुछ गर्मा गर्म तकारीर होंगी। तो तहरीक इंसाफ की क़यादत शायद ये चाह रही है कि वो इस तरह की एक्टिविटीज के जरिए
अपनी की जो बानी है उनको मुतमईन भी करे और कोशिश करे कि जी हम काम कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त तक मुझे ग्राउंड पर कोई ऐसी एक्टिविटी नजर नहीं आ रही, खसूसन पंजाब के अंदर, कि जिसकी बुनियाद पे हम ये दावा कर सकें कि वाकई उस दिन कोई वो जो सियासी एक टर्म इस्तेमाल होती है कि जो धमाधम मस्त कलंदर होगा या कोई बड़ा एक और माजिद साहब, जो तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान है वो बलोचिस्तान से शुरू हुई थी, मुल्क के एहतजाज करने थे, वो भी शुरू होने से पहले ही ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है। आप अब देखते हैं कि ऐसी सूरत हाल में अब एक नई कॉल देना, और ये भी बताइएगा कि 5 अगस्त को ही क्यों चुना गया बगैर कुछ देखे भाले, इसमें क्या चीज़ मद्देनजर रखी जा रही है PTI की जानिब से या बानी PTI की जानिब से, जिसकी वजह से 5 अगस्त की कॉल दी जा रही है? जी, उस वक्त तो ये चीज मद्देनजर थी कि चूंकि जेल से मौजूद बाहर जितने भी रहनुमा हैं उन पे ये तासुर है कि वो धड़ेबंदी का शिकार है और इख्तलाफात गाहे गाहे उनके सामने भी आते रहते हैं, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी भी होती है। तो एक तो इमरान खान ने ये फैसला किया कि मैं बजाय बाहर किसी की जिम्मेदारी लगाने के, उन्होंने एक और अजीब ये फैसला किया कि मैं जेल से बैठकर इसकी क़यादत करूंगा। हालांकि ये एक सिंबॉलिक, एक रस्मी सा ऐलान था, लेकिन उन्होंने कारकुन को मुतहर्रिक करने के लिए ऐसा किया। और दूसरा मसला ये है कि चूंकि अगस्त में उनकी जो गिरफ्तारी है और जो बाकी मामलात हैं उसमें तेजी आई थी, 2 साल मुकम्मल हुए थे, तो उनका ये ख्याल था कि इसके ऊपर एक बहुत बड़ा एहतजाज होना चाहिए। लेकिन मामला फिर वही है कि क्या तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत उसकी इतनी कैपेसिटी या कैपेबिलिटी है कि वो उन जलसे जुलूसों को या उस एहतजाज को मुज़ाकरात की टेबल पर अपने लिए फायदेमंद बना सके। इसमें अभी तक तहरीक इंसाफ और इमरान खान जो है वो कामयाब नजर नहीं आते। 2-3 ऐसे मौके आए कि जहां पर उनको मुज़ाकरात की पेशकश हुई, कुछ लेन देन की बात हुई, कुछ लचक का मुजाहरा करने की दरख्वास्त की गई, लेकिन वो नहीं किया गया। तो अमूमन जब भी कोई सियासी तहरीक चलती है तो उसमें पार्टी क़यादत का ये काम होता है कि वो अवामी दबाव को या अवामी मुज़ाहमत को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करते हुए मुज़ाकरात की टेबल पर अपने लिए को फायदा हासिल करे। वो तहरीक इंसाफ, मेरा ख्याल है कि उसकी स्ट्रेटेजी में ये कमी नजर आती है। और अभी भी अगर 5 अगस्त को ऐसा कुछ होता है तो उसके बाद क्या प्लान होगा, किस तरह से उसकी एग्जीक्यूशन होगी, ये अभी पार्टी की तरफ से नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा माजिद साहब, एक और चीज़, जिस तरह से हमने देखा अली अमीन गंडापुर वैसे हमेशा ही अग्रेसिव मोड में ही नजर आते हैं और वो बात ऐसे ही करते हैं, लेकिन खास तौर पर कल जो उनका लबो लहजा था, इतना सख्त था, उसके पीछे क्या वजह है? क्या वो इल्जामात हैं जो पार्टी की तरफ से बार बार उन पर लगाए जाते हैं विकेट के दोनों जानिब खेलने के, या फिर नाकामी है कि वो पिछली बार भी लोगों को इकट्ठा नहीं कर पाए थे और कामयाब तहरीक नहीं चला पाए थे, और इस बार भी उन्होंने जो 90 दिन का आपने भी कहा कि जिक्र कर दिया है 5 अगस्त के बाद, तो कोई खासी जो है हमें तेजी नजर नहीं आती है, तो क्या यही वजह थी उनके जो कल का सख्त लबो लहजा था उसकी? देखिए, उसकी 2 वजूहात हैं। एक तो ये है कि जो खैबर पख्तूनख्वा में जितने भी मिलिट्री ऑपरेशंस हो चुके हैं वो तहरीक इंसाफ, ANP, पीपल्स पार्टी या नून लीग का मसला नहीं है। उससे वहां पर अवाम बराह रास्त मुतासिर हुए, 10 से ज्यादा ऑपरेशन हुए। फिर उसके बाद बैड गवर्नेंस के इश्यूज की वजह से उनकी जो रीसेटलमेंट है वो नहीं हो सकी, उन्हें घर छोड़ने पड़े, घर तबाह हुए। फिर जो कॉम्पनसेशन मिली वो इतनी नहीं थी कि वो अपनी जिंदगियां दोबारा बहाल कर सकते। तो एक तो ये बड़ा एक बुनियादी मसला खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद है जिसके बारे में उन्होंने बात की। दूसरा मामला ये है कि वो अग्रेसिव स्टांस इसलिए लेते हैं कि चूंकि वो एक रियासती ओहदे पर मौजूद है, एक इंतजामी ओहदा है, तो उसकी वजह से उन्हें बिल्कुल रियासत के बाकी ओहदेदारों से, जिम्मेदारों से बातचीत करना होती है, राब्ता रखना होता है। तो वो अपने उस इल्जाम को धोने के लिए या उससे आगे निकलने के लिए फिर वो फ्रंट फुट पे आके ऐसी बातें करते हैं कि जिससे वो कारकुन या जो एक मुजाहमती ग्रोह है तहरीक इंसाफ के अंदर उसको भी केटर कर सकें, उसको मुतमईन रख सकें कि मैं आपके मुफादात की बात भी कर रहा हूँ। तो इसलिए इस वक्त वाकई उनका काम खासा मुश्किल है, क्योंकि एक तरफ तो उन्होंने एपेक्स कमेटी में शिरकत करनी होती है, कौमी मुफादात कौंसिल के है या बाकी जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उन्होंने वहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा की नुमाइंदगी करनी होती है। लेकिन दूसरी तरफ वो तमाम लोग जो हुकूमत के जबर का, इंतकाम का, गिरफ्तारियों का, जेलों का शिकार हैं, उनको भी कॉम्पनसेट करना होता है। तो वो दोनों चीज़ों को
साथ मिलाकर चलने की सी लड़ रहे हैं वो अली अमीन गंडापुर जिस सिचुएशन में है। लेकिन माजिद ये बताइएगा कि इस वक्त जो उन्होंने ड्रोन्स वाला बयान दिया है और फिर हमने रद्द अमल भी देखा है मोहसिन नकवी की जानिब से जो आया है, तो उसके बाद मोहसिन नकवी ने ना सिर्फ रद्द अमल में ये कहा है कि तमाम तर जो वसाइल हैं उनको बरोए कार लाया जाएगा दहशतगर्दी से लड़ने के लिए, बल्कि इसके साथ साथ उन्होंने एक सूबाई वजीर का जिक्र भी किया है। आप इस चीज़ को किस तरह से देखते हैं? बिल्कुल मामला वही है कि खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी का मसला इस वक्त सरे फहरिस्त है और अफसोसनाक बात यह है कि जो फेडरल गवर्नमेंट है और जो सूबाई हुकूमत है वो एक सेम पेज पर मौजूद नहीं है, जिसका फायदा डेफिनेटली कलदम तहरीक तालिबान को पहुंच रहा है और उनकी जो दहशतगर्दाना कार्रवाइयां हैं उनमें इजाफा हो रहा है। तो इसलिए जब तक एक ज्वाइंट स्ट्रेटेजी नहीं अपनाई जाएगी और जिस तरह मैंने पहले बात की कि अवाम इस सारे मसले के अंदर दोबारा परेशान नजर आते हैं, क्योंकि उनका ये ख्याल है कि एक दफा फिर इंटरनली उन्हें डिस्प्लेस होना पड़ेगा, एक दफा फिर हो सकता है उनके घरों में कोई तबाही आए। और अब चूंकि जंग के तरीके बदल चुके हैं, अब चूंकि अमेरिका के जाने के बाद अफगानिस्तान से वहां पर जदीद हथियारों का, नाइट विजन वेपन्स का, इसी तरह क्वाड कॉप्टर्स का, ड्रोन्स का जो है वो बहुत ज्यादा वहां पर अमल दखल हो गया है, जिसको तालिबान भी यूज कर रहे हैं और इस जानिब से भी। तो उसके अंदर अवाम की जो शिकायत हैं वो भी बढ़ गई हैं और मुख्तलिफ ऐसी खबरें आती रहती हैं। तो इसलिए जब तक इस चीज को केटर नहीं किया जाएगा और इसको एक पॉलिटिकल फाइट के अंदर यूज किया जाएगा तो ये मामला बढ़ेगा, ये कम नहीं होगा। और फिर जब एक ऐसा ऑपरेशन के जिसके अंदर सूबाई हुकूमत साथ ही नहीं है तो फेडरल गवर्नमेंट जिस तरह से वो ऑपरेशन करेगी तो मेरा ख्याल है कि उसके जो फायदे हैं वो कम होंगे और नुकसान ज्यादा होंगे। दुरुस्त कह रहे हैं, दुरुस्त कह रहे हैं। अच्छा, एक बार फिर से जरा पाकिस्तान तरीके इंसाफ के एहतजाज की बात कर लेते हैं। मैं ये चाहूंगी कि जरा आप ये तो एक्सप्लेन करें कि लीड कौन करेगा आपके ख्याल में, क्योंकि अगर हम देखें तो पार्टी पूरी तरह से बिखरी हुई दिखाई देती है। लीडरशिप जो है उनके आपसी इख्तलाफात बहुत ज्यादा हैं। अगर हम बात करें बानी PTI के जो साहिबजादे हैं उनके आने या ना आने का भी कोई कंफर्मेशन नहीं है। अलीमा खान साहिबा को लेकर पहले ही बहुत सारे लोगों को मसाइल हैं। पंजाब के हवाले से अगर बात करें तो आलिया हमजा साहिबा को एक साइड पर किया हुआ है। तो आपको लगता है इस सारी सूरत हाल में ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है कि बानी PTI जेल से लीड करेंगे, क्या ये मुमकिन हो पाएगा? देखिए, ये तो फ्रैंकली एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट ही है। इसमें दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहला तो ये है कि इस वक्त 9 मई के जो केसेस हैं या 26 नवंबर के जो केसेस हैं उनके फैसले जब आना शुरू हुए हैं तो स्पेशली पंजाब के अंदर एक इशू ये है कि बहुत से पार्लियामेंटेरियंस जिसमें MPAs, MNAs, सेनेटर्स शामिल हैं, इनकी तादाद तकरीबन 35 से 40 के लगभग बनती है कि उनके बारे में ये खतरा है कि वो इसमें उनको सजा हो सकती है, गिरफ्तार किया जा सकता है, डीसीट किया जा सकता है। तो पंजाब में तो इस वक्त मेरा ख्याल है 5 अगस्त से बड़ा ये क्राइसिस मौजूद है कि लोग इस हवाले से तहरीक इंसाफ में फिक्रमंद है कि किसका क्या मुस्तकबिल होगा। मिसाल के तौर पर जिस तरह अपोजिशन लीडर को सजा हो गई, अब उनका एक पूरा प्रोसेस चलेगा। तो इसलिए पंजाब में मुझे ये इशू नजर आ रहा है कि यहाँ पर एहतजाज फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है। यहाँ पर अदालती जो मसाइल हैं या वो जो फैसले आ रहे हैं उसको किस तरह से हैंडल करना है तहरीक इंसाफ इस हवाले से ज्यादा मुश्किल में है। तो मैं नहीं समझता कि इस सिचुएशन में जहाँ पर सजाएं हो रही हैं उस सिचुएशन में पंजाब के अंदर तहरीक इंसाफ को बहुत बड़ा शो कर सकेगी। कि जिस तरह आपने बात की कि क़यादत बिखरी हुई है, इसी तरह बिखरे बिखरे को मुजाहरे हो सकते हैं, कुछ फुटेजेस बनाई जा सकती हैं और उसमें भी कुछ दमखम नजर नहीं आ रहा है। माजिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे गुफ्तगू करने के लिए। और हम देख रहे हैं कि सजाएं भी हो रही हैं, इसकी समात भी जल्दी हो रही है। इसके साथ साथ अली अमीन गंडापुर ने जो कहा है कि बॉर्डर बंदिश की वजह से तिजारत असरअंदाज हो रही है, तो तिजारत असरअंदाज हो भी तब भी दहशतगर्दी के नासूर पर काबू पाने के लिए तमाम तर इक़दाम करने चाहिए। हम ब्रेक के बाद हाजिर। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जी। चलें अब बात कर ही लेते हैं क्रिकेट की। तो पाकिस्तान आखिरी T20 मैच जीतकर व्हाइट वॉश की खिफत से तो बच गया, लेकिन जो सीरीज है वो मेजबान बांग्लादेश टीम के नाम रही और पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने साबका 2 मैचेस के बरक्स अगर हम कहें तो थोड़ी सी बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा किया और बांग्लादेश को जीत के लिए 174 रन का हदफ दिया, लेकिन बंगाल टाइगर्स ये हदफ हासिल करने में नाकाम रहे और इस जीत के साथ ही शाहीन व्हाइट वॉश की खिफत से बच गया था। हम सीरीज 2-1 से बांग्लादेश के नाम रही और बंगाल टाइगर्स ने 18 साल में पहली बार ग्रीन शर्ट्स को T20 सीरीज में शिकस्त दी। दूसरी जानिब अगर हम बात करें एशियन क्रिकेट काउंसिल के सालाना इजलास की, जो ढाका में एशिया काउंसिल के सदर मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत हुआ, जिसमें भारत ने ऑनलाइन शिरकत की और भारतीय हठधर्मी की वजह से एशियन क्रिकेट काउंसिल के अहम इजलास में एशिया क्रिकेट कप
के इनेकाद का मामला एक बार फिर से लटक गया और ज़रा ये बता रहे हैं कि एशिया कप का मेज़बान भारतीय क्रिकेट बोर्ड चंद रोज़ में इस पर होने वाली पेशरफ से आगाह भी कर देगा, लेकिन एशिया कप 2025 के शेड्यूल पर अब भी सवालिया निशान है। इजलास के बाद मोहसिन नकवी का ये कहना था कि मीटिंग बहुत अच्छे माहौल में हुई, सबने इस बात पर इत्तेफाक किया है कि सियासत को खेल में नहीं लाना है। एशिया कप पर भारतीय बोर्ड के साथ जो बातचीत जारी रहेगी और उम्मीद है कि जल्द शेड्यूल पर इत्तेफाक भी हो जाएगा। ये तमाम तर सूरत हाल है क्रिकेट के हवाले से, इस पर हमने बात करनी है। और सज्जेकार यूसुफ अंजुम साहब इस वक्त स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद है। यूसुफ साहब बहुत शुक्रिया, कैसे आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। यूसुफ साहब कुछ बचत कर ली हम लोगों ने, कुछ सीरीज में ऐसी सूरत हाल पैदा कर दी जिसे पूरी तरह से सीरीज तो गई हमारे हाथ से, लेकिन क्लीन वाइट वॉश तो नहीं हुए। देखिए एक मुहावरा है कि ऑल वेल इफ एंड्स वेल, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान टीम ने ठीक है एक मैच जीता है, अच्छा फिनिश किया इसको, और ऐसा होना भी चाहिए था क्योंकि इसके बाद हमारी जो आगे वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ सीरीज़ वो बहुत अहमियत रखती है। मेरे ख्याल में अगर ये तीसरा मैच हम पहले करवा लेते तो ज़्यादा फ़ायदा होता था। और उसमें यकीनी तौर पर 5 तब्दीलियाँ भी की थी बांग्लादेश की टीम ने, यह भी हमें नहीं भूलना चाहिए क्योंकि 2 मैचेस में हमने प्रैक्टिस की शायद बस ऐसे एक समझ लें क्योंकि कंडीशन को समझने में थोड़ा सा हमारे टीम इंतज़ामिया को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, खिलाड़ी भी क्योंकि नए थे ज़्यादातर, तो थोड़ा सा हमें मार्जिन देना चाहिए कि क्रेडिट उनको जाता है कि उन्होंने कुछ बेहतर करने की कोशिश की। अच्छा, पहला मैच हमारे कैसे जाता है यूसुफ साहब, ये बता दें कि 18 साल में पहली बार T20 में शिकस्त हुई है बांग्लादेश से हमें, तो बांग्लादेश के टीम के हवाले से आप कहेंगे उनकी परफॉर्मेंस पे क्या कमेंट करें? देखें ना, आपको ये भी याद रखना चाहिए कि बांग्लादेश की वही टीम है जिसने अभी चंद दिन पहले श्रीलंका को 2-1 सीरीज नाकामी से वहाँ भी तारीख रकम की, और उसके बाद अपनी सरजमीन पर तो थी कि ऐसा पाकिस्तान के खिलाफ भी होने जा रहा है क्योंकि हमारे ज़्यादातर जो लड़के थे, यंगस्टर थे, पहली दफ़ा वहाँ खेल रहे थे। इतनी तौर पर ये जस्टिफाई नहीं है क्योंकि सारे प्रोफेशनल हैं, उनको अच्छी परफॉर्मेंस देनी चाहिए। पहले मैच में 7 विकेटों से हमें नाकामी का सामना करना पड़ा, दूसरे मैच में हम 8 रन से हारे और तीसरा मैच हम जीत गए काफ़ी अच्छे मार्जिन के साथ। तो मेरे ख्याल में थोड़ी सी बेहतरी आई है, लेकिन ये इसको मज़ीद बेहतर करने की ज़रूरत है। और हमें अब यकीनी तौर पर एहसास हुआ होगा कि हमारी जो प्लेइंग 11 है उसका जो इंतखाब था वो अच्छा नहीं था पहले मैचेस में। यकीनी तौर पर साहबजादा फरहान सबसे ज़्यादा कामयाब हमारे T20 के ओपनर है, हमने उनको बाहर बिठाए रखा। माइक हैसन ने तकिया किया कि फ़खर ज़मानत और उसके साइम अयूब के साथ हमारा कम्बिनेशन अच्छा होना चाहिए, लेकिन साहबजादा फरहान को जब जब मौका मिला उन्होंने परफॉर्म किया और ये साबित किया कि इस वक्त पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा कामयाब ओपनर है। तो मेरे ख्याल में अब थोड़ा इंतजामिया माइक हैसन और दूसरे लोगों को भी समझ जाना चाहिए कि हमें जब तक हम अच्छे फैसले नहीं करेंगे, दुरुस्त कम्बिनेशन नहीं बनाएंगे, सिर्फ नाम के बलबूते पर टीम नहीं बनाएंगे, तो उस वक्त तक परफॉर्मेंस का जो बेहतर। अच्छा, बैटिंग लाइनअप में आप क्या समझते हैं कि पहले 2 मैचेस में हमने क्या बुरा किया और आखिरी मैच में हम क्या बेहतर कर पाए? देखिए बैटिंग लाइन में इतनी तौर पर जो पहले मैच की कंडीशन थी वो थोड़ी वेटी थी, बारिश हुई थी, बारिश के बाद इतनी तौर पर टॉस उन्होंने जीता, बांग्लादेश की टीम ने हमें बैटिंग की दावत दी जिससे हमें एक्सपोज होते गए। हमारा इशू यही रहा कि हम पावर प्ले में ज़्यादा उसको अच्छा नहीं खेल पाते, कभी हम तेज़ खेलने की कोशिश में विकेटें गंवा देते हैं, कभी हम सुस्त खेलने की कोशिश में फिर इल्ज़ाम लगता है कि स्ट्राइक रेट इनका बहुत नीचे चला गया। हमें अभी तक ये समझ नहीं आ रही कि हमने करना क्या है, और उसके लिए बेहतर सिर्फ यही है कि हम अपना जो कम्बिनेशन उसको पहले अच्छा बनाएं, जैसा कि साहबजादा फरहान की सूरत हमारे साथ अच्छा ओपनर है। उसके बाद साइम अयूब से में बहुत ज़्यादा तवक्कुआत होती हैं, लेकिन वो अभी तक उन तवक्कुआत पर पूरे नहीं होते। जब से वो अनफिट हुए उनकी टीम में वापसी हो, ना वो PSL में अच्छा परफॉर्म कर सके, ना बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज़ में, तो हमें उनके हवाले से भी थोड़ा सोचना पड़ेगा कि क्या साइम अयूब हमारे पास प्लेइंग 11 में वाहिद ही ऑप्शन है, क्योंकि हमारे पास फ़खर ज़मान भी हैं, हसन नवाज़ को भी बतौर तो ओपनर ही खेला करते थे, उनके बाद में हमने नंबर 1 पे सेटल डाउन किया है। तो ये सारी चीज़ें जिनका थोड़ा सा हमें अच्छा मेजर फिर किस चीज़ ने रोल प्ले किया? नाकिस हमारी बैटिंग थी, गैर मौसर बॉलिंग थी, या फिर कैप्टेंसी की वजह से जो परफॉर्मेंस ओवरऑल रही उस पर? देखें जब आप हारते हैं तो तीनों चीज़ों का उसमें फैक्टर शामिल होते हैं। बैटिंग हमारी फ्लॉप हुई, उसके बाद कप्तानी में कुछ ऐसे फैसले हमने लिए जो अच्छे नहीं थे, कप्तानी की भी इतनी तौर पर बहुत सारी गलतियाँ। सलमान अली लियागा अभी तक वो सीखने के मरहले में हैं, और उसके साथ साथ हमारी फील्डिंग का किरदार भी हमेशा की तरह अहम रहा, हमने कैचेस भी ड्रॉप किए, रन आउट भी मिस किए। तो ये सारी चीज़ें T20 में जब तक आप पूरा ये जो इसको कह लें कि फार्मूला या एक मिक्सचर नहीं कहते, बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग को अच्छा करना, और उसके लिए बगैर आप कामयाबी हासिल नहीं कर पाते। बांग्लादेश की टीम को क्रेडिट जाता है, उसने अपनी सरजमीन पर बहुत अच्छा परफॉर्म किया। हमारी ये तवक्को कभी भी नहीं थी कि पाकिस्तान टीम इस तरह हारेगी और उसी मार्जिन के साथ। आपने कहा सलमान अली आगा जो हैं सीखने के मरहले में,
तो आपको नहीं लगता ये इस सीखने के मरहले में सारा कप्तानी का टेन्योर निकल जाएगा उनका? देखें, ये मेरे ख्याल में आकिब जावेद साहब की चॉइस है। सलमान अली आगा कभी उन्होंने लाहौर की कप्तानी भी नहीं की थी, एकदम से आपने उनको ऊपर से लाके कप्तान बना दिया सिर्फ इसलिए कि आपने बाबर आजम रिजवान को थोड़ा झटका देना था और उसके लिए ज़रूरी था कि आप किसी नए खिलाड़ी को तैयार करें। मेरे ख्याल में थोड़ा सा रिस्की फैसला था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, क्योंकि अभी तक सलमान अली आगा से जो तवक्कुआत थी, जिस तरह की हम कप्तानी चाहिए मौजूदा फॉर्मेट में, तो वो पूरी नहीं हो पा रही। बहुत सी गलतियां, लेकिन वो कब सीखेंगे इसका तो शायद अभी सभी सीख रहे हैं। वैसे यूसुफ अंजुम साहब तमाम फैसलों से इन्हें अब तो सबक सीख ही लेना चाहिए। चलें इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एसीसी के इजलास की बात कर लेते हैं। अब ये कहना दुरुस्त होगा कि भारतीय छोटी सोच की वजह से बड़े बड़े फैसले नहीं हो सके? देखें, भारत कभी भी नहीं चाहता कि पाकिस्तान और ख़ास तौर पर मोहसिन नकवी की सरबराही में होने वाले इजलास में उसको कामयाब किया जाए। पहले आपको याद होगा हिना कि उन्होंने कोशिश की थी कि इस इजलास को ही मुलतवी किया जाए। बांग्लादेश के साथ उन्होंने बात की, वो नहीं माना। उसके बाद अफगानिस्तान, श्रीलंका, ओमान के साथ उन्होंने राब्ते बढ़ाए कि इसको वेन्यू को चेंज किया जाए या किसी तरीके से इसको सबताज किया जाए। भारत तो कभी भी पाकिस्तान के हवाले से कोई भी अच्छी सोच नहीं रखता, और यही वजह थी कि कल एक अहम फैसला होने जा रहा था कि ठीक है थोड़े दिन रह गए बाकी, कभी हम कहते हैं कि 5 सितंबर से इसका आगाज़ होगा, कभी हम ये इतलात आती है 10 सितंबर से आगाज़ होगा। तो कल डिसीजन ले लेना चाहिए था भारतीय बोर्ड को। अगर उसने दिल बड़ा करके और सारी अपना मुखालफत लेने के बावजूद उसने ये कहा कि मैं इजलास में हिस्सा लूँगा, पहले उन्होंने आपको पता कि पूरी एक चाल चली कि हम अपने मीडिया के ज़रिए उन्होंने खबरें लगवाई कि जी हम इसका बाइकाट करना चाहते हैं, हम नहीं आएंगे, हम चाहते हैं कि एशिया कप ही मुलतवी कर दिया जाए। वजह सिर्फ यही थी कि पाकिस्तान चूँकि अब थोड़ा सुपरमेसी पाकिस्तान की एशियन क्रिकेट काउंसिल में हुई है, चेयरमैनशिप हमें मिल गई है, तो वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान की मौजूदगी में होने वाले तमाम इवेंट्स को कामयाब करवाया जाए। ये छोटी सोच कह लें या घटियापन कह लें उनका, मैं तो ये शुरू से ऐसे ही है, शुरू से वो ऐसे ही सोचते हैं, लेकिन ऐसा चलेगा नहीं। इसका अंदाज़ा उनको यकीनी तौर पर ACC के इजलास में हो गया होगा। पहली दफ़ा हुआ तारीख में कि जब से एशियन क्रिकेट काउंसिल बनी है 78 के या 80 के दौर में इसको पहली बुनियाद बनी थी इसकी, पहली दफ़ा 25 के 25 ममालिक ने इसमें शिरकत की है। 3 ममालिक इंडिया, श्रीलंका, ओमान, इन्होंने ऑनलाइन जूम में हिस्सा लिया तकरीब में जो मीटिंग थी, और बाकी फिजिकली तौर पर वहाँ पर मौजूद थे। तो इस बात का सबूत है कि अब आप दुनिया में अकेले नहीं रह सकते, अगर आप आइसोलेशन में बिल्कुल नहीं रह सकते। अब खुद इंडिया देखिए आइसोलेट कर ये अपनी बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया यूसुफ साहब, गुफ्तगू की आपने। और इस वक्त जो इंडिया का किरदार है, रंग में भागने की कोई कसर ये नहीं छोड़ते हैं, हर बात में अपनी एक टर इन्होंने ज़रूर रखनी है, और इस बार भी उन्होंने रखी है। टाइम बोरो किया है, एशिया कप के हवाले से अभी तक ऐलान नहीं हुआ है, देखते हैं कब होता है। ब्रेक पर जाएंगे। हानिया जानिया हानिया तू ये सीख कदी दुख सुख बोलना, तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा डोलना, तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा डोलना। पूछ काले बदला तो सीने विच अग ला के लंघ गईयां कई बरसातां, टुर गयो सजना नींद रखो के जाग के कटियां रातां, आवी जा नासता वास्ता प्यार दा, प्यास नैनों पे कर मेहरबानियां, तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा डोलना, तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा डोलना। वाह 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 वाह, जबरदस्त यार, गूज बम्स आ रहे हैं मुझे, कमाल कर दिया है मुजम्मिल। सुबह सुबह इतनी खूबसूरत आवाज। जनाब आपको पता चल ही हो गया क्या होगा कि एक्सप्रेसो में आज हमारे साथ कौन मौजूद है। हमारे साथ मौजूद है सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली एक नई और खूबसूरत आवाज जिसके सुरू पर महारत ने सबको हैरान कर रखा है, जैसे अभी आप हैरान हो गए, हम हैरान हो गए। हमारे साथ मौजूद है लियाकतपुर शहर के मोहम्मद मुजम्मिल दिलावर, और मुजम्मिल पंजाब पुलिस में बतौर कांस्टेबल खिदमत भी
अंजाम देते हैं और अपनी सुरीली आवाज़ की वजह से आजकल सोशल मीडिया पर भी छाए हुए हैं। बिल्कुल मुजम्मिल, यू मेड माई डे। कभी कभी होता है कि दिन के आगाज़ में ऐसे टैलेंट से मुलाकात हो जाती है कि सारा दिन आपके जहन में गर्दिश करती रहती है वही आवाज़। तो थैंक यू वेरी मच हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाइए। बिल्कुल ज़बरदस्त। सबसे पहले तो ये बताएं कि ये दो मुख्तलिफ जो हैं एक्सट्रीम इम्तजाज हमें नज़र आ रहे हैं कि एक जानिब आप पुलिस की जो है ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, दूसरी जानिब इतने सुरों के पक्के, ये कैसे हो गया? सर ये मेरा बचपन का शौक़ था और मैं 2013 से गा रहा हूँ, तो ये मेरा बहुत ज़्यादा शौक़ था गाने का और मैं बहुत रिहर्सल की है, मैंने इसके लिए बहुत मेहनत भी की है और पुलिस का ये भी मेरा शौक़ था, तो अल्लाह ने दोनों शौक़ मेरे पूरे किए। माशाल्लाह, आप तो बड़े खुश नसीब है कि जो दो शौक़ आपके थे उनमें आपको कामयाबियाँ मिली हैं। अल्लाह ताला आपको मज़ीद तरक्की दे। ये बताएं कि सीखते हैं किसी से, कोई उस्ताद हैं आपके या फैमिली बैकग्राउंड में कोई ऐसा है जो आपको जिससे इंस्पायर हुए हों या फिर आपको हो कि मैं इनसे मोटिवेशन लेता हूँ? जी मैम बिल्कुल, मेरे अंकल हैं जिनसे मैं सीखता हूँ और उन्होंने अपना प्यार भरा शफकत भरा हाथ मेरे सर पे रखा, उन्हीं की बदौलत में यहाँ पे बैठा हूँ। और मैं आपसे बहुत बातें करना चाहता हूँ, आपके बारे में जानना चाहता हूँ, लेकिन उससे भी ज़्यादा मैं आपको सुनना चाहता हूँ। जी सर। तो एक और जी सर जरूर। के लुट लेंदा इश्क लवलड़ा डाकू बस नैन मिला के लुट लेंदा हो सानू इश्क च लगियां चोटां ने कुछ मार लिया इन्हां लोकां ने असी हस के सब कुछ जर जांदे दुख तेरा जरिया नहीं जाना हथ जोड़े ना जुल्म गुजार सजना सानू मरियानू ना मारे सजना उंज हर मुश्किल नाल लड़ लांगे तेरे नाल लड़िया नहीं जाना सानू इश्क च लगियां चोटां ने। वाह, बेहतरीन और खूबसूरत। मुज़म्मिल, अपने शहर में जकड़ लेती है आपकी इतनी खूबसूरत आवाज़ है। हम आपसे गुफ्तगू भी करेंगे और मज़ीद भी आपसे सुनेंगे, लेकिन अभी अब छोटी सी ब्रेक पर जा रहे हैं। वेलकम बैक। ब्रेक पर जाने से पहले हम आपकी मुलाकात करवा रहे थे एक जादुई आवाज़ से और मुज़म्मिल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। नई आवाज़ है, अगर आपने नहीं सुना है तो अभी थोड़ी देर में हम अपने प्लेटफॉर्म से आपको एक बार फिर सुनवाते हैं। मुज़म्मिल, ये बताइएगा कि आप पुलिस में भी हैं और गुलकारी भी कर रहे हैं, तो क्या आपको अपने डिपार्टमेंट की तरफ से पजीराई मिली है? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह डिपार्टमेंट की तरफ से मुझे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया है। और जब हम ट्रेनिंग करते थे तो हमारे डीआईजी गौहर मुश्ताक भुट्टा साहब उन्होंने बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया मेरे साथ और अप्रिशिएट किया। और आज भी मेरी 12 बजे एडिशनल आईजी साहब के साथ मेरी मीटिंग है, उन्होंने खुद बुलवाया है मुझे सिर्फ मेरी ये आवाज़ के मतलब उन्होंने अप्रिशिएट किया, डिपार्टमेंट ने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया मेरे साथ। ज़बरदस्त। अच्छा मुज़म्मिल, कोई पैगाम आप देना चाहेंगे जो लोग कहते हैं कि हम, आपने कहा कि आपके दो शौक थे और दोनों में अल्लाह ताला ने आपको कामयाब किया, पुलिस में जाना भी और गाना भी। बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार नहीं, काम ज़रूरी है और ये जो साइड के शौक है इन्हें साथ साथ लेकर नहीं चल सकते, कोई पैगाम उनके लिए देना चाहेंगे? जी मैम, कि अगर जॉब है, कोई काम है तो वो दुनियादारी का काम है, जो मौसीकी है वो काम नहीं है, वो एक रूह की ग़िज़ा है। तो इसको साथ लेके चलना ज़रूरी है। वाह वाह वाह। और अगर कोई चलना चाहे तो मैं चल रहा हूँ,
मैं काम भी कर रहा हूँ और साथ अपनी मौसीकी को भी लेके चल रहा हूँ, ये मेरा शौक। ये मुश्किल काम है दोनों चीज़ों का इम्तिज़ाज। इस सारे में अगर फैमिली सपोर्ट ना हो तो ये मुमकिन नहीं हो पाता। आपके साथ क्या फैमिली ने शुरू से ही सपोर्ट किया आपको? जी मैम बिल्कुल, शुरू से सपोर्ट किया, ख़ास तौर पे मेरे भाइयों ने सपोर्ट किया। भाई खुद भी गुलकारी करते हैं? नहीं सर, खुद तो नहीं करते, लेकिन मुझे आज इस मुकाम तक पहुंचा दिया। तो बचपन से मेरा ख्याल है आपको बिठाकर वो सुनना शुरू कर देते होंगे। जी बिल्कुल, ज़्यादातर। चलें जी, हम आपके बड़े मशहूर हैं मुजम्मिल कि आप हमारे स्टूडियोज़ में आए, आपने हमारी सुबह को इतना सुरीला बनाया। और जनाब इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, आपसे अब मुलाकात पीर को होगी। आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। हम तो जा रहे हैं, लेकिन आप लोगों को हम छोड़े जाएंगे मुजम्मिल की खूब आवाज़ के साथ। खुदा दुश्मन किसे भी हिजरदारो गिना लावे, जमाना मार दाता ने जुदाई जान पे खावे। मन भी प्यासा तन भी प्यासा, तन को ले बुलावा, तू आवे ते जान न देने माँ, जावे ते मर जा।